माननीय अध्यक्ष महोदय जी प्रधान रही हैं। उत्तर प्रदेश के हाथरस में भाजपा के सांसद श्री राजवीर सिंह दिलेर जी का हृदय गति रुकने के कारण आकस्मिक निधन हो चुका है, जिनके निधन से देश व समाज को एक बहुत बड़ी क्षति हुई है। उनके द्वारा किए गए सामाजिक कार्यों को देश की संसद व उत्तर प्रदेश के लोग कभी भी नहीं भुला पाएंगे तथा जिसकी भरपाई करना भी मुश्किल है। सभी माननीय सदस्यों से भी आग्रह रहेगा कि वे दिवंगत आत्मा की शांति के लिए सदन में 2 मिनट का मौन रखा जाए। मैं नेता प्रतिपक्ष माननीय अरुण भाटिया जी से आग्रह करूंगी कि वे दिवंगत आत्मा की शांति के लिए 2 शब्द कहें। उत्तर प्रदेश के हाथरस से भाजपा सांसद श्री राजवीर सिंह दिलेर जी का हृदय गति रुकने के कारण आकस्मिक निधन हो चुका है। उनके द्वारा किए गए सामाजिक कार्यों को देश की सांसद व उत्तर प्रदेश के लोग कभी भी भुला नहीं पाएंगे। इसकी भरपाई करना बहुत मुश्किल है। श्री राजवीर सिंह दिलेर जी के द्वारा किए गए समाज के निर्माण में लगा दिया। अतः दिवंगत आत्मा को मैं आत्मिक रूप से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। आज हमारी संसद में 2 विदेशी मेहमान भी उपस्थित हुए हैं। हमारी संसद इन दोनों ही मेहमानों का स्वागत एवं अभिनंदन करती है। जर्मनी के चांसलर डॉक्टर एंजेला मर्केल तथा अमेरिका के राजदूत एरिक गैरिसिटी उपस्थित हुए हैं। माननीय सांसदों, युवा संसद के इस मानसून सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज की कार्यवाही शुरू करने से पहले शपथ ग्रहण समारोह होगा। संसद में जो एक पद रिक्त हुआ था, जिस पर नवनिर्वाचित मिस अनामिका जी हमारे बीच शामिल हुई हैं, तथा शपथ ग्रहण की कार्यविधि शुरू की जाए। मैं अनामिका युवा संसद की अध्यक्ष लोकसभा सदस्य निर्वाचित हुई हूँ। ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं अपना कार्य विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी, देश की प्रभुसत्ता और एकता बनाए रखूंगी तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक निर्वहन करूंगी। धन्यवाद। सर्वप्रथम माननीय प्रधानमंत्री श्री शिवम ठाकुर जी से निवेदन है कि वे अपने मंत्रिमंडल में शामिल सदस्यों का परिचय सदन को करवाएं। माननीय प्रधानमंत्री श्री शिवम ठाकुर जी प्लीज। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं अपने मंत्रिमंडल में शामिल सभी सदस्यों का परिचय सदन में करवाना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय जी एवं लोकसभा की इस बैठक में उपस्थित मेरे सभी मंत्रिमंडलीय सहयोगी सदस्य और लोकसभा के सभी सम्माननीय सदस्य, मैं आप सभी का इस बैठक में उपस्थित होने पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन तथा धन्यवाद करता हूं और आप सभी से यह अपेक्षा करता हूं कि सदन को चलाने में अपना सक्रिय व सकारात्मक सहयोग प्रदान करें। मैं अपने मंत्रिमंडल में शामिल सभी सदस्यों का सदन में परिचय करवाना चाहता हूं। गृह मंत्री अक्षित कुमार, वित्त मंत्री निशा,
रक्षा मंत्री रिधिमा, स्वास्थ्य मंत्री कामिनी, रेल मंत्री साक्षी, महिला विकास मंत्री वंशिका, परिवहन मंत्री राशि, पर्यावरण मंत्री श्रेया। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय जी। प्रश्नकाल शुरू किया जाता है, जिसमें संसद सदस्य क्रमानुसार अपने प्रश्न पूछेंगे। क्वेश्चन नंबर 101, माननीय नेता प्रतिपक्ष अरुण भाटिया जी से अपना प्रश्न पूछें। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी से यह प्रश्न पूछना चाहता हूं कि पिछले साल ओडिशा रेल हादसे के बाद से सुरक्षा को लेकर चिंता जस की तस बनी हुई है। इस हादसे में करीब 290 लोगों की मौत हुई थी। हालांकि ओडिशा रेल हादसे के बाद भी कई रेल दुर्घटनाएं देखने को मिली। पिछले मंगलवार को झारखंड के बाराबांबो में हावड़ा मुंबई मेल की 18 बोगियां पटरी से उतर गई। इस हादसे में 2 की मौत हो गई, जबकि 20 से ज्यादा घायल हुए। इस हादसे को लेकर पिछले 6 हफ्तों में कई ट्रेनें पटरी से उतर गई। 3 यात्री ट्रेन दुर्घटनाएं हुई, जिसमें 17 लोगों की मौत हो चुकी है। ये सारी दुर्घटनाएं इस साल जून से जुलाई के बीच में घटी, जिसमें 17 की मौत और 100 से अधिक घायल हुए। पिछले महीने 17 जून को कंचनजंगा एक्सप्रेस पटरी से उतर गई थी, जिसमें 11 लोगों की मौत और 60 से अधिक घायल हुए थे। न्यू जलपाईगुड़ी के पास एक मालगाड़ी सिग्नल को अनदेखा करते हुए कंचनजंगा एक्सप्रेस से टकरा गई। इन रेल हादसों का असली कारण क्या है और माननीय रेल मंत्री जी, इस प्रकार इन सैकड़ों लोगों की मृत्यु का जिम्मेवार कौन है? भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए रेलवे मंत्रालय की क्या योजना है? कृपया रेल मंत्री जी अपनी स्थिति स्पष्ट करें। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय जी। माननीय रेल मंत्री साक्षी जी प्लीज। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को यह बताना चाहूंगी कि ओडिशा के बालासोर जिले में जो ट्रेन हादसा हुआ था, उसके कारणों की पहचान कर ली गई है। हादसे का मुख्य कारण इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग प्रणाली द्वारा संबंधित है, जिसके द्वारा ट्रेन का ट्रैक तय किया जाता है। दुर्घटना के करीब 300 पीड़ितों को मुआवजा दिया गया है। केंद्रीय जांच ब्यूरो इस घटना की जांच कर रही है और जैसे ही वह अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी, उसे सार्वजनिक किया जाएगा और जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा, उसे बख्शा नहीं जाएगा। रेलवे को इस साल 2.5 लाख करोड़ रुपए का बजट मिला है। रेलवे मंत्रालय के रिकॉर्ड के अनुसार ट्रेन दुर्घटनाओं में भारी गिरावट आई है। वर्ष 2000 में जहां 490 रेल दुर्घटनाएं हुई थी, 2014-15 में यह संख्या घटकर 135 हो गई और 2023-24 में यह संख्या घटकर 48 रह गई। रेल दुर्घटनाओं को देखते हुए कवच प्रणाली की स्थापना की आवश्यकता महसूस की जा रही है। कवच प्रणाली से रेल पटरियों पर ट्रेनों की आमने सामने टक्कर जैसी दुर्घटनाओं को रोकने में मदद मिलेगी। इस तकनीक को भारतीय रेल के सभी व्यस्त रूटों पर लगाया जाएगा। इस बार इस तकनीक के सक्रिय हो जाने के बाद 5 किलोमीटर की सीमा के अंदर सभी ट्रेनें पटरियों पर सुरक्षित हो जाएंगी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय जी। क्वेश्चन नंबर 102, माननीय श्रुतिका जी अपना प्रश्न पूछें। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके माध्यम से वन एवं पर्यावरण मंत्री जी से यह प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि जंगलों में लगने वाली आग के लिए कौन जिम्मेवार है? प्रतिवर्ष करोड़ों रुपए की वन संपदा अग्नि के भेंट चढ़ जाती है। मैं मंत्री जी से यह प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि जब वनों में आग लगती है तो वन विभाग के कर्मचारी व अधिकारी कहाँ सोए रहते हैं? गर्मी के मौसम में हिमाचल के वनों में रग रही भीषण आग से वन संपत्ति एवं वनों में रहने वाले जीव जंतुओं के लिए क्या कोई नियम या कानून लागू किया गया है? यदि हाँ, तो कृपया स्पष्ट करें। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय जी। माननीय वन एवं पर्यावरण मंत्री श्रेया जी प्लीज। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहूंगी कि वनों में आग लगना एक असाधारण घटना है। प्राय वनों के समीप रहने वाले लोग पशुओं के उचित चारे के लिए वनों में आग लगा देते हैं। यह एक कानूनी जुर्म है। यदि इस कानूनी जुर्म का कोई भी व्यक्ति उल्लंघन करता है तो उसे जुर्माना या कड़ा दंड देने का प्रावधान है। वन संपदा को आग से सुरक्षित रखने के लिए वन विभाग ने वन संरक्षण कमेटियों का गठन किया है,
जिनके सदस्य भी वन विभाग से जुड़कर वन संपदा को सुरक्षित रखने में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। आग लगने की स्थिति में वन जीव जंतुओं को सुरक्षित स्थलों पर ले जाया जा रहा है तथा जख्मी हुए जीवों के लिए उपचार सुविधाएं भी प्रदान की जा रही हैं। पेड़ों की अधिक संख्या एवं हरियाली बनाए रखने के लिए वनीकरण योजना के अधीन अधिक पेड़ लगाए जा रहे हैं। वनों को आग से बचाने के लिए उपग्रह आधारित अग्नि सचेत प्रणाली भी विकसित की गई है, जिससे वनों में लगी आग की सूचना SMS के द्वारा तत्काल संबंधी वन अधिकारियों तक पहुंच जाएगी, जिससे वनों में लगी आग को काबू पाने में मदद मिलेगी। आग की घटना से निपटने के लिए एक टास्क फोर्स का गठन भी किया गया है। धन्यवाद अध्यक्ष महोदया जी। क्वेश्चन नंबर 103 माननीय सदस्य आरुषि जी अपना प्रश्न पूछें। मुझे जिंदगी के बजाय मौत के आगोश में सुला जाती है। मुझे जिंदगी के बजाय मौत के आगोश में सुला जाती है। डरती है रूह मेरी, न जाने कब क्या होगा। जब तू भी साथ ना है माँ तो कौन मेरा अपना होगा। जब तू भी साथ ना है माँ तो कौन मेरा अपना होगा। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं देश के माननीय महिला विकास मंत्री जी से यह पूछना चाहती हूँ कि सरकार ने कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए क्या कदम उठाए हैं। सरकार झूठी दलीलें देती रही है कि अब गांव में 100% शिक्षा पहुंच चुकी है व लोगों में जागरूकता आई है, परंतु दिन प्रतिदिन लिंग अनुपात का स्तर गिर रहा है। समाज में अपराध बढ़ता चला जा रहा है। कन्या भ्रूण हत्या बढ़ रही है, जो कि हम सब के लिए एक चिंता का विषय है। देश में पिछले 4 दशकों से 7 साल से कम आयु के बच्चों के लिंग अनुपात में लगातार गिरावट आ रही है। इस विषय में सरकार अपनी स्थिति स्पष्ट करे। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय जी। माननीय महिला एवं विकास मंत्री वंशिका जी प्लीज। माँ तेरे आंचल में छिप जाने को जी चाहता है, तेरी गोद में सो जाने को जी चाहता है, तेरी गोद में सो जाने को जी चाहता है। जब तू है साथ मेरे जिंदगी में, कि जब तू है साथ मेरे जिंदगी में, तो जीने को जी चाहता है, कि तू जीने को जी चाहता है। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं, कि मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है, हौसलों में उड़ान होती है। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय जी के माध्यम से सदन को यह बताना चाहूंगी कि बालिका लिंग अनुपात का कम होना एक चिंता का विषय है। सरकार के द्वारा इसमें सुधार के लिए भरसक प्रयत्न किए गए हैं और किए जा रहे हैं। सरकार ने देश में कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए बहुआयामी रणनीति अपनाई है। इसमें जागरूकता पैदा करने व महिलाओं को सामाजिक व आर्थिक अधिकार से संपन्न बनाने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी योजनाएं भी कार्य कर रही हैं। कि लिंग चयन व कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए सरकार ने देश में PNDT कानून सन 1994 ईस्वी में लागू किया है। इस अधिनियम को सख्ती से लागू करने के राज्यों को आदेश दिए गए हैं। अल्ट्रासाउंड की गैर पंजीकृत मशीनों को सील करने व गैर पंजीकृत क्लिनिकों को दंडित करने का भी इसमें प्रावधान शामिल है। जिन राज्यों में बालिका लिंग अनुपात कम है, उन राज्यों को विशेष निगरानी के अंतर्गत रखा गया है। भ्रूण हत्या करने वाले लोगों के बारे में जानकारी देने वाले को 10,000 रुपए का नकद इनाम देने का इसमें प्रावधान भी शामिल है, जिसे गुप्त रखा जाएगा। इसके सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। सरकार इसे पूरे देश में लागू करने के बारे में सोच रही है। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय जी। एनी सप्लीमेंट्री प्लीज। मंत्री जी, आप योजनाएं ही क्या करेंगे, उनको लागू भी करेंगे। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय जी। माननीय सदस्य जी, दोनों ही काम सरकार के होते हैं, योजनाएं बनाना भी और उन्हें लागू करना भी। और आप निश्चिंत रहिए, सरकार दोनों ही काम करने जा रही है। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय जी। क्वेश्चन नंबर 104 माननीय सदस्य पलक जी अपना प्रश्न पूछें। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके माध्यम से देश के रक्षा मंत्री जी से यह प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि
सीमा पार से घुसपैठ व गोलाबारी में कुछ कमी तो आई है, लेकिन फिर भी स्थिति संतोषजनक नहीं है। आए दिन सीमा सुरक्षा बल के जवान शहीद हो रहे हैं और निर्दोष लोगों की हत्याएं हो रही हैं। जब से केंद्र सरकार सत्ता में आई है, तब से देश के अंदर भी लोगों में असुरक्षा की भावना बढ़ी है। नक्सली प्रभावी राज्यों बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश में नक्सली दिन दहाड़े बेखौफ होकर सुरक्षा बलों को, आम नागरिकों को अपनी गोलियों का शिकार बना रहे हैं। अकेले छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा के नक्सली हमले में 10 जवान शहीद हुए गए, वहीं एक नागरिक भी हमले में मारा गया। इतने बड़े हादसे होने के बाद भी सरकार कड़े शब्दों में निंदा व जल्द एक्शन लिया जाएगा आदि शब्दों का बार बार प्रयोग करती रही है। ऐसा लगता है कि सरकार कान में तेल डालकर सोई हुई है। यदि आप में जरा सी भी नैतिकता है तो रक्षा मंत्री इस्तीफा दे। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय जी। माननीय रक्षा मंत्री रिधिमा जी प्लीज। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं सदन को यह बताना चाहूंगी कि देश की नक्सली हिंसा को रोकने के लिए सरकार ने कई तरह के कदम उठाए हैं। जम्मू और कश्मीर के आतंक को देखकर सेना चौकसी बढ़ा दी गई है तथा सीमावर्ती क्षेत्रों में अधिक से अधिक जवानों को नियुक्त किया गया है। आतंकवादियों की घुसपैठ को रोकने के लिए अधिक से अधिक जवानों को नियुक्त किया गया है। स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार भारतीय सेना ने आतंकवादियों के कैंपों में घुसकर 10 पाकिस्तानी आतंकवादियों को कैंपों को ध्वस्त कर दिया है। अगर आज पाकिस्तान एक आतंकवादी देश घोषित करने की मांग यदि अमेरिका जैसे देश के सदन में उठती है तो यह इस देश की कूटनीति सफलता का परिणाम है। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय जी। क्वेश्चन नंबर 105, माननीय श्रुतिका जी अपना प्रश्न पूछे। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके माध्यम से गृह मंत्री जी से यह प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि मणिपुर हिंसा की आग में क्यों जल रहा है। हिंसा की वजह से अब तक बहुत से लोगों की जान जा चुकी है और घायल हुए हैं। लगातार लोगों का पलायन भी जारी है। राज्य सरकार अभी यह बताने की स्थिति में नहीं है कि हिंसा में कितने लोगों की जान गई है और कितने लोग जख्मी हुए हैं तथा कितने लोगों का पलायन करना पड़ता है। गृह मंत्री जी मणिपुर राज्य की स्थिति स्पष्ट करें। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय जी। माननीय गृह मंत्री अक्षित जी प्लीज। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को यह बताना चाहता हूँ कि कानून व्यवस्था को बचाए रखने का जिम्मा राज्य सरकार का है, केंद्र सरकार का नहीं। फिर भी गृह मंत्रालय ने राज्य सरकार से पूरी रिपोर्ट मंगवा ली है। मणिपुर में हिंसा का कारण राज्य का बहुसंख्यक मैतेई समुदाय खुद को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिए जाने की मांग को कर रहा है। इसके विरोध में ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन ऑफ मणिपुर में आदिवासी एकजुटता मार्च का आयोजन किया था। इस दौरान चूड़ाचांदपुर जिले में हिंसा भड़क गई थी। अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने के लिए मैतेई समुदाय की मांग के विरोध में 3 मई के बाद से राज्य में लगातार हिंसक झड़पें हो रही हैं। हिंसा के कारण राज्य में अब तक 35,000 लोगों को पलायन करना पड़ा। गृह मंत्रालय राज्य सरकार के साथ पूरी तरह से संपर्क में है तथा पूरी स्थिति पर बराबर नजरें बनाए हुए हैं। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय जी। क्वेश्चन नंबर 106, माननीय ज्योति जी अपना प्रश्न पूछें। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके माध्यम से माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से यह प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि देश के अधिकांश स्वास्थ्य संस्थानों में डॉक्टरों की स्थिति अच्छी नहीं है। देश के स्वास्थ्य संस्थानों में डॉक्टरों के बहुत से पद खाली है। ताजा उदाहरण के लिए हिमाचल प्रदेश बिलासपुर एम्स का है, जिसमें दूर दूर से मरीज बहुत आशा के साथ अपने उपचार के लिए आते हैं, जहां लेकिन टेस्टों की पूर्ण सुविधा व विशेषज्ञ डॉक्टरों के अभाव के कारण उनको या तो शिमला स्थित इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज में रेफर कर दिया जाता है या पीजीआई चंडीगढ़ रेफर किया जाता है, जिसे उन्हें निराशा हाथ लगती है। आनंद फार्म में देश के प्रधानमंत्री जी के द्वारा आधे अधूरे एम्स का उद्घाटन भी कर दिया गया है। माननीय मंत्री जी अपनी स्थिति स्पष्ट करें। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय जी। माननीय स्वास्थ्य मंत्री कामिनी जी प्लीज। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को यह बताना चाहूंगी कि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि स्वास्थ्य संस्थानों में डॉक्टरों के कुछ पद खाली पड़े हुए हैं।
डॉक्टरों की भर्ती की प्रक्रिया जारी है। जैसे ही लोक सेवा आयोग से डॉक्टरों की भर्ती की सिफारिश आएगी, उनको तुरंत प्रभाव से नियुक्त कर दिया जाएगा। और रही बिलासपुर के एम्स के उद्घाटन की बात, तो हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्य के लिए एम्स का खुलना एक बहुत सौगात की बात है। राज्य के लोगों को छोटी सी बीमारी के उपचार के लिए चंडीगढ़ या शिमला ना जाना पड़े। अधिकांश बीमारियों के टेस्ट एम्स में बहुत ही कम कीमत पर हो रहे हैं। बहुत ही कम मरीज होते हैं जिनको चंडीगढ़ या शिमला रेफर किया जाता है। विशेषज्ञ डॉक्टरों के खाली पदों को भी सरकार जल्दी ही भर रही है। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय जी। क्वेश्चन नंबर 107, माननीय प्रिया जी अपना प्रश्न पूछें। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके माध्यम से माननीय परिवहन मंत्री जी से यह पूछना चाहती हूँ कि देश के अधिकांश फोर लेन पर आवारा पशुओं के चलने के कारण अनेक वाहन दुर्घटनाएं हो रही हैं, जिनसे सैकड़ों लोगों को इन घटनाओं का शिकार होना पड़ रहा है। मंत्री जी, आज इन घटनाओं को रोकने के लिए परिवहन मंत्रालय क्या कदम उठा रहा है? कीरतपुर नेर चौक मनाली एक्सप्रेस हाईवे का कितना कार्य पूर्ण हो चुका है और कब तक यह पूर्ण रूप से चालू कर दिया जाएगा? कीरतपुर नेर चौक मनाली एक्सप्रेस हाईवे का एक बहुत बड़ा भाग क्षतिग्रस्त हो गया था। भविष्य में इस प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं से फोर लेन को नुकसान से बचाने के लिए सरकार की क्या योजना है? धन्यवाद अध्यक्ष महोदय जी। माननीय परिवहन मंत्री राष्ट्रीय जी प्लीज। माननीय सदस्य अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों को यह बताना चाहूंगी कि देश के लोगों को अच्छी परिवहन सुविधा प्रदान करने के लिए पूरे देश में फोर लेन व एक्सप्रेस हाईवे का जाल बिछाया गया है। कीरतपुर नेर चौक मनाली एक्सप्रेस हाईवे का अधिकांश कार्य पूर्ण हो चुका है। इस एक्सप्रेस हाईवे पर सरकार 4700 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। चंडीगढ़ से मनाली पहुंचने के लिए अब करीब 6 घंटे ही लगेंगे तथा 4 घंटे की बचत होगी। पूरब में 10 घंटे से भी अधिक समय लगता था और दूरी भी 100 किलोमीटर से अधिक कम हो जाएगी तथा वाहन मालिक तेज गति से अपने वाहनों को चला रहे हैं, जिससे दुर्घटनाएं तो हो रही हैं, लेकिन इन दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कड़ी निगरानी रखी गई है तथा कुछ दूरी पर सीसीटीवी कैमरा लगाए गए हैं तथा आवारा पशुओं की समस्या से निपटने के लिए स्थानीय निकायों के आदेश जारी किए गए हैं कि वे अपने स्तर पर लोगों के सहयोग से इस समस्या का समाधान करें। भविष्य में इस तरह की आपदा से फोर लेन को नुकसान से बचाने तथा संभावित क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण विशेष ध्यान दे रहा है। ऑरोलॉजी और जियोलॉजिस्ट भी इसका अध्ययन करेंगे। मंत्री महोदय, जब इस प्रोजेक्ट की डीपीआर तैयार की गई, तब ऑरोलॉजी और जियोलॉजिस्ट की मदद क्यों नहीं ली गई? क्या सरकार किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रही थी? माननीय सदस्य जी, कृपया शांति बनाए रखें। मैं इसी विषय पे चर्चा कर रही हूँ, कृपया बैठ जाएं। इस कारण परियोजना को पूरा करने की समय सीमा 2 साल तक बढ़ा दी गई है। नेर चौक से मनाली 2024 की जगह 2026 तक पूरी तरह फोर लेन बनकर तैयार होगा। आपदा के कारण इस परियोजना में हुए नुकसान के कारण इसमें 2 साल की देरी हो रही है। पिछली बरसात के मौसम में भारी बारिश ने इस परियोजना के 20 किलोमीटर के हिस्से को क्षतिग्रस्त कर दिया, जिसे तेज गति के साथ पूर्ण करने के लिए निर्देश जारी किए गए हैं। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय जी। क्वेश्चन नंबर 108, नेता विपक्ष श्री अरुण भाटिया जी अपना प्रश्न पूछें। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके माध्यम से देश के प्रधानमंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ बर्बरता जारी है। हिंदू बहुल इलाकों में उनके घरों, दुकानों और पूजा स्थलों को निशाना बनाया जा रहा है। ऐसी भी खबरें आई हैं कि बड़ी संख्या में हिंदुओं की हत्याएं भी की गई हैं। बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार का तख्तापलट होने के बाद उनके समर्थक माने जाने वाले हिंदुओं को भी निशाना बनाया जा रहा है। हालात ऐसे बना दिए गए हैं कि हजारों की संख्या में हिंदू बांग्लादेश बॉर्डर के पास जमा हो गए हैं और भारत में शरण पाने की मिन्नतें करने लगे हैं। इस तरह के संकटग्रस्त हालात पर भारत ने क्या नीति बनाई है? कृपया सदन को बताने की कृपा करें। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय जी। माननीय प्रधानमंत्री श्री शिवम ठाकुर जी प्लीज। माननीय अध्यक्ष महोदय जी,
मैं आपके माध्यम से नेता प्रतिपक्ष को बताना चाहता हूं कि भारत सरकार बांग्लादेश की स्थिति पर बराबर नजर रखे हुए है। बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ बर्बरता जारी है उसकी भारत सरकार ने कड़े शब्दों में निंदा की है। हिंदू बहुल इलाकों में उनके घरों, दुकानों और पूजा स्थलों को जो निशाना बनाया जा रहा है तथा उनके साथ जो अत्याचार हुए हैं उनके ऊपर कड़ाई से संज्ञान लिया है। भारत ने बांग्लादेश के बॉर्डर को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। सभी सीमावर्ती क्षेत्रों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। शीघ्र ही इस विषय पर सर्वदलीय बैठक बुलाई जाएगी। मैंने खुद बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के नए मुखिया मोहम्मद यूनुस के साथ फोन पर बात की। तत्काल प्रभाव से हिंदुओं के साथ जो अत्याचार हुए हैं उनको एकदम से बंद करने के लिए कहा गया तथा प्रभावित हिंदू परिवारों के उपचार व उनके पुनर्वास के लिए तुरंत प्रभाव से कार्य शुरू करने को कहा। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय जी। माननीय वित्त मंत्री सदन में जीएसटी संशोधन बिल 2024 पेश करना चाहती हैं। माननीय वित्त मंत्री निशा जी प्लीज। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके माध्यम से सदन में जीएसटी संशोधित बिल 2024 प्रस्तुत करना चाहती हूँ। इस विधेयक की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार से हैं। जीएसटी यानी गुड सर्विस टैक्स एक अप्रत्यक्ष कर है जिसके तहत वस्तुओं और सेवाओं पर पूरे देश में अलग अलग कर लगाया जा रहा है, जबकि पहले व्यवस्था के अनुसार सभी वस्तुओं व सेवाओं पर एक समान टैक्स लगाया जाता था। सरकार डीजल व शराब को भी इस दायरे में लाने का प्रावधान कर रही है। जीएसटी लागू होने से उत्पादों की कीमतों में भी कमी आई है। जीएसटी लागू होने से देश की जीडीपी में भी 1% तक की बढ़ोतरी हुई है। सदन की कार्यवाही आधे घंटे के लिए स्थगित की जाती है। माननीय अध्यक्ष महोदय जी प्रधान रही हैं। सदन की कार्यवाही पुनः शुरू की जाती है। माननीय वित्त मंत्री निशा जी प्लीज। फिर भी हम जीएसटी बिल में कुछ बड़े बदलाव कर रहे हैं, जिसके तहत 1% टैक्स हटाया गया है, क्योंकि पहले टैक्स पर टैक्स लगना था, अब उसे खत्म कर दिया गया है। इसके लागू होने से सबसे बड़ा फायदा आम आदमी को होगा। पूरे देश में किसी भी सामान को खरीदने के लिए एक ही टैक्स चुकाना पड़ेगा, यानी पूरे देश में किसी भी वस्तु की कीमत एक ही रहेगी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। Those who are in the favor of this bill says aye. Who is not in the favor of this bill says no. Ayes have it. Ayes have it. Ayes have it. Now the bill has been passed. संसद की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित की जाती है।